प्रणाम हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स और मैं मनदीप पंडित। हिसार लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां बड़े जोरों पर है क्योंकि कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी भी उतार दिया है और कांग्रेस ने अपना सबसे मजबूत प्रत्याशी जो कि संघर्ष का प्रतीक और चुनाव लड़ने में भी माहिर और लड़वाने में भी माहिर और हर जगह मतलब चाहे कांग्रेस का संगठन भी नहीं था तब भी वो इतना सक्रिय थे पूरे ज़िले में भी और आसपास के ज़िलों में भी और कांग्रेस का झंडा बुलंद किए हुए थे। ऐसे एक संघर्षशील नेता हमारे साथ हैं जिनसे आज हम बातचीत करेंगे और वो कोई और नहीं जयप्रकाश हैं जो कि 2 बार यहाँ पर एमपी भी रह चुके हैं और एमएलए भी रह चुके हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, बहुत ही वृहद अनुभव है उन्हें राजनीति का। जयप्रकाश जी, स्वागत आपका, कैसे हैं? धन्यवाद जी। पहला तो आपको बधाइयाँ हो कि बहुत ही कश्मकश चल रही थी और आखिरकार आप टिकट लेने में कामयाब रहे। और जैसा कि हमारी बातचीत होती रहती थी, आप हमेशा यही कहते थे कि पंडित जी टिकट मुझे ही मिलेगी, पक्का है, ये आप लिख लो। तो कैसा लग रहा है? पंडित जी, कांग्रेस में कसम कस नहीं चल रही थी जी। कांग्रेस ने एक सिस्टम को अडॉप्ट किया जी जी। भाजपा की तरह नहीं, कहीं से इंपोर्ट किए, चाहे कैसा ही अच्छा सामान हो, गलत सामान हो, जैसे आप इंपोर्ट भी करते हो कोई मटेरियल जी, उसमें भी आप भारत सरकार की मोहर जरूर लगवाते हैं, भाई ये सामान जो बाहर से आया सही है, मानकों के अनुरूप है जी? आप ये कहना चाह रहे हो? मानक हाँ, मानकों के अनुरूप भाई मानक सही है कि नहीं? हाँ जी। बीजेपी ने जो उम्मीदवार उतारे जी जी। कई तो ये जो जैसे हमारे यहाँ रणजीत सिंह जी हैं जी। ये 40 मिनट पहले तो इंडिपेंडेंट थे, उससे पहले कांग्रेस पार्टी के थे। जी जी। तो आते उनको टिकट दे दी। तो कांग्रेस ने ऐसा गलत काम नहीं किया। कांग्रेस ने तो बाकायदा से मेरिट के हिसाब से ये टिकटें दी। आज उसी का एक कारण है। बीजेपी जो बार बार कहती थी कांग्रेस का संगठन नहीं है, विश्व का हमारा सबसे बड़ा संगठन है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आपने देखा होगा 25 तारीख की रात के 11 बजे टिकट डिक्लेयर होती है, 26 तारीख 27 तारीख को 11 बजे जयप्रकाश कैंडिडेचर जब मेरा हुआ लेकर के मैं पहुंचा हिसार जिला के सीमाओं के ऊपर, हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र की सीमाओं पे, नहर के ऊपर, पीपल कहते हैं ना, बड़े खेड़ा नारनौंद में। अच्छा, नारनौंद में। हाँ, सिंगवा मध्यनेड़ी। जी जी। जैसे ही मैंने वहां देखा इतना बड़ा काफिला, जो बीजेपी वाले 1 महीना से बाम कर घूम रहे थे, जी जी, एक दिन में लोगों ने साफ कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके कैंडिडेट का कैंडिडेचर रणजीत सिंह का लोगों ने अस्वीकार कर दिया और जयप्रकाश का स्वीकार कर लिया। चुनाव वही लोग जीतते हैं पार्टी में जो कैंडिडेट देते हो। अगर पार्टी अच्छी है, कैंडिडेट नकम्मा है, कैंडिडेचर उसका लोग स्वीकार नहीं करते हो, कभी जीत नहीं सकता। पार्टी कैसी हो, कैंडिडेट बढ़िया हो, उसका कैंडिडेचर लोग स्वीकार कर ले तो उम्मीदवार जीतता है। आपको राजनीति का बड़ा वृहद अनुभव है, 3 से 4 मुख्यमंत्रियों के साथ आपने कार्य किया है। क्या आपको ऐसा लगता है कि रणजीत सिंह की जगह अगर कैप्टन अभिमन्यु और या कुलदीप बिश्नोई या रणबीर गंगवा, अगर इन तीनों में से कोई उम्मीदवार होता तो आपको ज़्यादा अच्छी फाइट देता? क्या कहेंगे? देखो, वो तो उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व ये कहे कि हमारा संगठन है। संगठन होता तो संगठन के लोगों को नहीं टिकट दे देते। इसका मतलब बीजेपी ने, जो हमारे बीजेपी के साथी हैं, मैं किसी के बारे में, क्योंकि वो पार्टी का इंटरनल मामला है, जी जी जी, उस पर तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, किसको टिकट दी ना दी, वो उनका मैटर है, उनका मैटर है। लेकिन ये उम्मीदवार अच्छे साबित होते हैं, अच्छे साबित होते हैं। वही मैं इसीलिए आपसे ये प्रश्न किया कि अच्छे साबित, मैं खुद मानने के लिए तैयार हूँ। तीनों में से किसी को भी दे देते, और थे 2-3, किसी को दे देते। रणजीत सिंह तो परीक्षा हुआ वो चेहरा है, आदमपुर बाई इलेक्शन के बाद रिजेक्ट कर दिया था लोगों ने। उनका राजनीतिक जो चुनावी इतिहास है वो मैं आपको बता देता हूँ। 8 चुनाव उन्होंने लड़े हैं और उसमें से 6 में उनको पराजय का मुंह देखना पड़ा है, और जो 2 चुनाव जीते हैं वो किस कारण से जीते और कैसे जीते, इस पर आप मुझे बताइए। एक तो देखो 87 में तो चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में जी चुनाव हुआ था, हवा थी बिल्कुल। और पिछला इलेक्शन क्योंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो विकास कार्य थे, कांग्रेस में थे रणजीत सिंह, 2 मरतबा मैं भी उनके साथ गया। हुड्डा साहब ने बहुत विकास कार्य कराए थे
और रणजीत सिंह जी की रिकमेंडेशन से होते थे, तो उनकी वजह से वो चुनाव जीते हैं। एक ऐसा भी कहा जाता है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि जो उनके बड़े भाई हैं इनेलो सुप्रीमो, उन्होंने भी उनके खिलाफ कमज़ोर उम्मीदवार उतारा था, कुम्हार बिरादरी से उतार दिया था उम्मीदवार। चलो तो वो जाने, मैं चक्कर में नहीं पड़ता। मैं तो ये कह सकता हूँ कि आज रणजीत सिंह का कैंडिडेचर लोगों ने अस्वीकार कर दिया। इसका क्या कारण समझते हैं आप? जैसा कि राजनीतिक गलियारों में एक ये भी चर्चा चल रही है कि बीजेपी के अंदर जो सबसे ज़्यादा चल रही है, वन मैन आर्मी, वन मैन शो हो गया है बीजेपी। मनोहर लाल खट्टर सुपर सीएम के रूप में भी कार्य कर रहे हैं और सुपर हरियाणा भाजपा अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। अभी कल ही 3 नेता, बीजेपी के बड़े नेता जो ओम प्रकाश धनखड़, अनिल विज और रामविलास शर्मा, इन तीनों की तिकड़ी की मीटिंग भी हुई है गुड़गांव में। तो क्या कहेंगे आपकी जो मनोहर लाल खट्टर हैं, उन्होंने तकरीबन उम्मीदवार अपनी पसंद के उतारे हैं, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये तो मामला उनकी पार्टी का इंटरनल है, मैं इस पर कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन इसमें से एक सब और प्रश्न हो गया खड़ा कि जो मनोहर लाल जी कहते थे कि कांग्रेस में तो फूट है, कांग्रेस में तो इकट्ठे नहीं है जी। आज कांग्रेस तो दिखा दी सारी एक है जी जी जी। मेरिट पे टिकटें मिली, किसी ने कोई विरोध करा। आज बीजेपी में तो इतना भारी विरोध है, विज साहब कहे मैं मनोहर लाल जी के कंपेन करने नहीं आता जी। रामविलास शर्मा कहते हैं पेड़ किसी ने लगाया, छाया में कोई बैठा है जी जी जी। धनखड़ साहब का तो इन्होंने जो करना था कर दिया। तो आज लठबाज है बीजेपी का। एक कहावत है अपने कि इनकी तो जुतिया में खीर बटा है। बहुत बुरी हालत है बीजेपी की। बीजेपी तो ऐसे उड़ेगी आजकल जैसे तूड़ी उड़ी है ना तेज हवा में जी जी जी, ऐसे बीजेपी साफ हो जाएगी। तो क्या लग रहा है आपको कि जैसे हिसार लोकसभा में जिस प्रकार से आप मुझे अपने प्रश्नों के जवाब दे रहे हैं, तो मुझे तो ये लग रहा है कि आप काफ़ी आश्वस्त हैं अपनी जीत के प्रति? मैं आश्वस्त नहीं हूँ, मैं लोगों का जो हौसला देख रहा हूँ उससे आपको बल मिल रहा है? उससे मुझे बल मिल रहा है। बड़ा भारी हौसला है, बड़ा भारी हौसला है। बाकी अन्य लोकसभा में क्या परिणाम देख रहे हैं? जैसे कि सिरसा है या अगला जो हमारा जो अगला लोकसभा क्षेत्र है हिसार से लगता हुआ भिवानी है, और इस तरह के जो 3-4 ये जो, क्योंकि आप ज़्यादातर इन्हीं जिलों में काफ़ी एक्टिव रहे हैं, तो हम सिरसा जीतेंगे जी, हिसार जीतेंगे, भिवानी जीतेंगे, सोनीपत जीतेंगे। 10 की 10 नहीं, हम 10 में से 11 सीट जीतेंगे। 10 में से 11? वो कैसे, वो क्या गणित है प्रधान? एक MLA भी तो जीतेंगे। अच्छा, करनाल की बात कर रहे हैं। वही मैंने सोचा कि 11वीं लोकसभा कैसे बना रहे हैं आप, मैंने ये जानना चाहा। लोग वोट नहीं दे रहे इनको जी। बेचारा चीफ मिनिस्टर है, उसकी तो कोई सुन के तैयार नहीं है, उसकी को मानने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि मैंने पहली बार देखा है जी, एक्स चीफ मिनिस्टर का भी उद्घाटन के जो ये पत्थर लगते हैं उनके नाम है, आज तक नहीं कभी हुआ। पहले लगाया गया, बल्कि हाँ, एक्स चीफ मिनिस्टर का पहले नाम है, वर्तमान हाँ वर्तमान उसका बाद में। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है सब कुछ दबाव में हो रहा है, बगावत है बीजेपी में बुरी तरीके से, और बीजेपी का कार्यकर्ता भी अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है। चाहे वो अभिमन्यु का साथी हो, चाहे वो कुलदीप बिश्नोई जी का साथी हो, चाहे वो गंगवा जी का साथी हो, हर व्यक्ति अपने आप को, चाहे भूपेंद्र कैप्टन का साथी हो, दुखी है। बीजेपी एक तरफ, ये बीजेपी का बड़ा एक सिद्धांत था कि हम एक व्यक्ति और एक पद पे कार्य करने वाली पार्टी हैं, ये हमारा वैचारिक सिद्धांत है, मूल सिद्धांत है। लेकिन अभी तक हरियाणा में अध्यक्ष भी वही है जो मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं, नायब सिंह सैनी ही अध्यक्ष हैं और नायब सिंह सैनी ही संवैधानिक रूप से CM है। तो क्या कहेंगे इस पर? तो इससे वो मुहावरा सिद्ध हो गया कि इनके खाने के दांत हो रहे हैं, दिखाने के हो रहा है, दिखाने के हो रहा है। मुंह में राम राम, बगल में छुरी, काट दिया छुरी से जनता को काट दिया। वो कह रहे हैं कि जी हमने राम मंदिर बना दिया, हमने धारा 370 खत्म कर दी, हमने ये कर दिया। और चौधरी रणजीत सिंह के जो भाषण हमने कवर किए हैं, हम देख के आए उनकी जनसभा, वो कभी कहते हैं कि जी जनता दल का पूरा इतिहास सुनाना शुरू कर देते हैं, फिर वो यूरोप के लोकतंत्र पे आ जाते हैं, फिर जर्मनी का लोकतंत्र सुनाते हैं, फिर जापान का, फिर एशिया का, और इस तरह की बातें करते हैं। फिर कई बार ऐसा भी कह देते हैं कि जी मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे, वर्तमान में मुख्यमंत्री मनोहर लाल है, वर्तमान में राज्यसभा सांसद ये अपना जनरल DP वत्स है। तो ये इस तरह की बातें जो कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? क्या आपके तो प्रतिद्वंदी भी हैं और चुनाव लड़ रहे हैं आपके सामने? हमारे बड़े भाई के समान है, साथी भी हैं, लेकिन फ्रस्ट्रेशन जब आ जाती है, क्योंकि देख लिया टिकटों से पहले तो इनको ये था जीत पक्की, अब बहुत बुरी तरीके से हार है, विचलित हो गए, विचलित। इसलिए मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड हाँ, इधर उधर हो जाती है। उधर कोई खास बात नहीं है,
उम्र ज़्यादा है। चलिए ठीक है, आपसे एक सवाल, मेरा एक तीखा सवाल है। वो ये कह रहे हैं कि भाई जयप्रकाश को है ना, सारे विपक्षी मतलब भारतीय जनता पार्टी भी लगा लो, चाहे इनेलो लगा लो, जसपा लगा लो, कि गांव में तो आधार है, अच्छा है, ठीक ठाक है, वो तो ये कहेंगे, अच्छे को भी ठीक ठाक कहेंगे, लेकिन शहरी जो विधानसभा है, मान लीजिए हिसार है, हांसी है, बरवाला शहरी है, नलवा शहरी है, वहाँ पर जयप्रकाश को वोट नहीं मिलेंगे। वो जो लीड है ग्रामीण क्षेत्रों की, जो लीड है वो शहरी क्षेत्रों से हम बराबर करके आगे निकल जाएंगे और हम जीतेंगे। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तो रणजीत सिंह को ज्ञान नहीं है इस इलाके का। जी जी। यहाँ की भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति का उनको ज्ञान नहीं है। जी। रणजीत सिंह की भूल गए 1998 में मैं तो निर्दलीय लोकसभा लड़ रहा था। जी, हरियाणा गण परिषद। हाँ, और वो कांग्रेस के उम्मीदवार थे। जी। उस टाइम को उनको याद आ रहा है कि कांग्रेस की वो हालत आज है, वो नहीं है। 2004 में शहर ने मुझे 50,000 से जितवाया था, हिसार विधानसभा। जी। अकेला 50, टोटल तो लगभग 2 लाख जीते था। अब की बार हिसार शहर 55 और 60,000 से जितवाएगा। रणजीत सिंह का तो कैंडिडेचर ही स्वीकार नहीं करे लोग। वो कहता है ना तो राज्यसभा का आदमी का बेरानो, राज्यसभा का मेंबर कौन है, चीफ मिनिस्टर किसी को कह देते हैं, प्रधानमंत्री किसी को कह देते हैं। यानी कि लोगों ने देख लिया तो अपने को आवत है, बोला तो सठिया आ गया। ये फ्रस्ट्रेशन में रणजीत सिंह को कोई टाइम खराब नहीं करेगा, वोट नहीं देगा। कई कह रहे हैं कि अभी राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा चल रही है कि बीजेपी उम्मीदवार भी बदल सकती है। कुछ ऐसा लग रहा है आपको संभावना? वो तो उनकी पार्टी का मैटर, वो जाने, बदल देंगे, उससे क्या फर्क पड़ेगा। बोतल वही, पानी बदलने से क्या सिस्टम बदल जाएगा? मतलब जो ढांचा है बीजेपी का खराब हो गया। तो क्या मतलब जैसा आपने 10 के 10 बता रहे हैं आप, पहले चरण का और दूसरे चरण का चुनाव भी हो चुका है, तो आप लोगों के पास पार्टी की तरफ से भी और दूसरी तरीके से भी आपके पास कुछ डाटा आता होगा। आपको क्या अनुमान लग रहा है कि दोनों चरण में कहाँ बीजेपी खड़ी है और कहाँ इंडी गठबंधन खड़ा है? पहले और दूसरे चरण का नतीजा अगर हम देखें तो ये एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक लाइंस, जी, जो भाजपा उससे सहयोगी है, 200 नहीं पकड़ पाएंगे सारे। अच्छा जी। सारे। और इंडिया गठबंधन, हाँ, मतलब आप ये कह रहे हैं कि एनडीए गठबंधन का जो पूरी सीटें आएगी 4 जून को, तो 200 के आसपास ही रहेगी। बड़ी मुश्किल से रहेगी। लेकिन कांग्रेस भी कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है, 230 सीटों के लगभग ही चुनाव लड़ रही है। आई थिंक 300 के पास लड़ रही है कांग्रेस। तो इंडिया गठबंधन की तो सरकार बन गई है। ये लोगों ने जो बार बार इनके पाला कुछ बचा तो है नहीं। हर कोई कहता है मोदी जी की गारंटी, मैं भी कहता हूँ और मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को कहता हूँ, क्या मोदी जी की गारंटी थी हर खाते में 15 लाख रुपए लाऊंगा, ठीक नहीं थी। 2 करोड़ बच्चों को सालाना रोजगार दूंगा, किसान की आय दुगनी करूंगा। मैं आपके माध्यम से कहता हूँ दर्शकों को, वोटरों को, अगर भाई दोस्तों, मित्रों, बुजुर्गों, भाइयों, माताओं, बहनों, किसी के खाते में मोदी जी की तरफ से वो 15 लाख रुपए आए हैं तो बीजेपी को वोट देना। अगर 2 करोड़ बच्चों को सालाना रोजगार दिया है तो बीजेपी को वोट देना। अगर किसान भाइयों से कहूँगा आय दुगनी होगी है तो बीजेपी को वोट देना। अगर तीनों में झूठ बोले हैं, इन पे विश्वास मत करना। बस एक ही जवाब है। तो जो इस प्रकार का ये माहौल बना हुआ है, जो ये लोग यूँ कह रहे हैं विपक्षी पार्टियाँ, या अब हम बात करें भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वही आपके मुख्य प्रतिद्वंदी हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी चाहे टिकटें सही बट गई, चाहे कुछ भी हो, फिर वो ये कह रहे हैं कि ये जो एक दूसरे का प्रचार करने नहीं आएंगे और भीतर घात भी होगा। जैसे कह रहे हैं कि वीरेंद्र सिंह के बेटे को टिकट नहीं मिली तो वो भी नुकसान कर सकते हैं जयप्रकाश को। तो ऐसा कुछ लग रहा है आपको, कि ऐसा कुछ अंदेशा है आपको कि ऐसा कुछ होगा? ये तो बीजेपी वाले अपनी फ्रस्ट्रेशन मिटा रहे हैं जी। हम सब एक हैं, जिसकी जहाँ जरूरत होगी एक दूसरे को बुलाएंगे। वीरेंद्र सिंह का कल हम प्रोग्राम हमने कवर किया उचाना में, उनके काफ़ी अच्छी संख्या में समर्थक वहाँ पर आए हुए थे। तो उन्होंने वहाँ पर ये ऐलान किया था कि कोई भी जो 10 के 10 उम्मीदवार हैं, अगर वो मुझे बुलाते हैं तो मैं उनका प्रचार करने जाऊँगा। तो क्या जयप्रकाश वीरेंद्र सिंह को आमंत्रित करेंगे अपनी? खूब करूँगा, बुलाएंगे। हाँ।
तो आप स्वयं जाकर उनको बुला कर लाएंगे या कैसे फ़ोन करेंगे क्या? चलो टेलीफोन कर देंगे। देखो कैंडिडेट हूँ मैं, आना जाना तो असंभव हो जाता है। जी वो को बात हो, मेरी परसों में टेलीफोन पे बात हुई है, हमारे को विरोध थोड़ा है, मेरी तो परसों बात हुई है। तो विपक्षी पार्टी ऐसा क्यों फैलाती है, क्या क्या कारण समझते हैं इसका? उनका पल्ला कुछ है ही नहीं। अच्छा। ना तो विकास कार्य कराए, ना रोजगार दिया, ना किसानों की हालत खराब कर दी, ओपीएस वालों पर लाठीचार्ज कर दी, व्यापारी बड़ा परेशान है, बोनी नहीं होती बोनी, व्यापार को तो आड़तियों को तो खत्म ही करने जा रहे हैं। तो ये उसके चक्कर में लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। ब्रजेंद्र सिंह कल ये कह रहे थे कि मुझे काम करने नहीं दिया गया, नहीं तो मैं काम करता, क्योंकि मेरे पिताश्री भी मंत्री रहे हैं और उन्होंने काम किया, लेकिन मुझे मेरे अधिकार बड़े सीमित कर दिए गए थे। तो क्या इस प्रकार की प्रणाली भी है भारतीय जनता पार्टी में? तो ब्रजेंद्र सिंह जो कह रहे हैं वो सही होगी बात, तो फिर वो बताएंगे ना, मन क्योंकि उस वक्त तो बीजेपी में थे, मुझे मालूम नहीं। लेकिन एक मैं कह दूं, बीजेपी में जाना तो बड़ा खतरनाक काम है। ये अपमानित करते हैं लोगों को बुला के। कुलदीप बिश्नोई को क्या किया आप देखिए, इनमें संस्कार नहीं है, बीजेपी के नेताओं में शिष्टाचार नहीं है। स्वर्गीय चौधरी भजनलाल के प्रति क्या बातें कही हैं, कोई दुश्मन नहीं कर सकता इस तरह की बातें, अच्छी बातें कही हैं क्या? बीजेपी के उम्मीदवार ने ब्राह्मण समाज के भी खिलाफ काफ़ी अमर्यादित टिप्पणी की थी और ब्राह्मण समाज में उसका काफ़ी रोष है, क्या कहेंगे आप? रोष क्या, मैं तो कहता हूँ कि ऐसे लोगों को राजनीति करने का हक ही नहीं है जो समाज को तोड़ने की बात करते हैं। बीजेपी ने समाज को तोड़ा है, बीजेपी के नेताओं ने समाज को तोड़ने का प्रयास किया है। तो इसलिए मैं कहनी हार की बौखलाहट है, ये हार की बौखलाहट है। तो आप पूरी तरह आश्वस्त हैं कि मतदाता आपका साथ देंगे? 100%। क्योंकि पीछे आपने काफ़ी अच्छी पहले जीत दर्ज की, उसके बाद कई बार हार भी दर्ज की संसदीय चुनाव में, तो लेकिन आप विधानसभा तो पहुंचे हुए थे पीछे। तो अब क्या लग रहा है, ये जो हार का सिलसिला था अब जीत का सिलसिले में बदलने जा रहा है? ऐसा लग रहा है ऐसा पक्का। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो ये देख सकते हैं कि आप अभी हमारे साथ जयप्रकाश, जो कि हिसार लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, और उन्होंने हमें बड़े बेबाकी से अपने प्रश्नों के जवाब दिए। और जिस प्रकार से वो जब टिकट लेकर हिसार संसदीय सीमा में घुसे तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा उनका स्वागत किया गया और जगह जगह लोग अपने आप ही बिना कोई बुलाई ही उनके स्वागत में खड़े थे। उन्होंने बताया, आप लोगों ने भी वीडियो देखी होगी। और जयप्रकाश का एक जो खास बात है वो हम ये बता देते हैं कि जयप्रकाश एक ऐसे नेता हैं जो उनसे मिल लेता है उसको अपना बनाने की कला उन्होंने चौधरी देवीलाल के राजनीतिक पाठशाला में सीखी थी। चौधरी देवीलाल के राजनीतिक शिष्य रहे हैं वो, उसके बाद अलग अलग दलों में भी रहे। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ कांग्रेस में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। और एक प्रश्न जो रह गया था वो भी पूछ लेते हैं उनसे, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपका नॉमिनेशन और प्रचार करने आएंगे? पक्का। कब करेंगे? उदयभान जी भी आएंगे, हुड्डा साहब भी आएंगे। मैं कोशिश करूँगा कि नौजवानों के जो आदर्श है दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी आएंगे। रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी, कुमारी शैलजा, उनमें से भी कोई आएगा? जैसे कुमारी शैलजा तो चलो अपने भाई देखो टाइम है तो जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? इनवाइट कर रहे हैं आप सब? हाँ बुलाएंगे, सबको बुलाएंगे। सबको बुला रहे हैं? सबको। तो मतलब ये जो बीजेपी वाली लाइन थी वो आपके पास आ गई है, सबका साथ सबका विकास सबका ना वो तो झूठ बोलते हैं। झूठ बोलते हैं मतलब, लेकिन आप सबका साथ लेंगे जो? नहीं, हमारी पार्टी ने तो उसी दिन कह दिया था भाई जो भी पार्टी का उम्मीदवार आएगा सब हम उसकी मदद करेंगे जी। तो देख सकते हैं कि आश्वस्त हैं काफ़ी, और जिस प्रकार से टिकटें भी बटी है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से कांग्रेस ने बांटी। सोची समझी रणनीति थी, जैसा कि जयप्रकाश जी ने अभी हमें बताया कि जब तक वो एक्सपोज हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट, उन्होंने टिकटें तो पहले इशू करके और पहले टिकटें जारी करके ये दिखाने की कोशिश की कि भाई हम बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन ये पासा उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अब कांग्रेस के उम्मीदवार जैसे ही घोषित हुए हैं, जो बीजेपी से नाराज़ है वोटर, और काफ़ी अच्छा खासा वर्ग ग्रामीण क्षेत्र का है जिसमें किसान भी आते हैं, मजदूर भी आते हैं, वो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर ठगा सा महसूस कर रहे हैं, ऐसा जयप्रकाश जी ने हमें बताया। और ऐसा रुझान भी देखने को मिल रहा है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और बीजेपी के प्रत्याशियों का भारी विरोध हो रहा है। तो अभी देखना बाकी है कि राजनीतिक का जो ऊंट है वो किस करवट बैठेगा, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश अपनी जीत के प्रति जो मतदाताओं से उत्साह मिल रहा है काफ़ी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहें इंडिया टाइम्स। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।